हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएम में चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है। तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज नॉट अ टास्क इन विच मैनेजर कैन गेट विथ इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन कोई ऐसा टास्क नहीं जहां पे मैनेजर अपने इंट्यूशन या ओपिनियन या इंस्टिंक्ट्स या क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से आगे बढ़े। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट अ टास्क। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज नॉट अ टास्क विच manager can get by with intuition, opinion, instincts and creative thinking. Judgment about what strategy to pursue need to flow or direct from analysis of a firm's and external environment. Strategy to pursue need to flow direct from an analysis of external environment and its internal resources and capabilities. मुझे अपनी फॉर्म में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए उसका मुझे जजमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे परस्यू करना पड़ेगा। क्या परस्यू करना पड़ेगा? एनालिसिस ऑफ फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है पहले तो वो पता करो, और इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज क्या है ना, वो भी पता करना पड़ता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज अ नेचुरल एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी फॉर एवरी बिजनेस। एनवायरमेंट को स्कैन करना मतलब कि एनवायरमेंट का एनालिसिस करना इज अ नेचुरल, एक नेचुरल तरीका है, एंड कंटिन्यू एक्टिविटी फॉर अ बिजनेस एंड सम डू इट द इंफॉर्मेशन बेसिस व्हाइल अदर हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर टू कलेक्ट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। किसी के पास देखो, एनवायरमेंट स्कैन करना नेचुरल है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी फॉर एवरी बिजनेस, ये हर बिजनेस कंटिन्यूली करता रहता है। सम डू इट इन इनफॉर्मल बेसिस, सब कुछ लोग इसको इनफॉर्मल बेसिस पे करते हैं, और अदर कैन हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर टू कलेक्ट मीनिंगफुल थिंग्स। और कोई लोग है ना सिर्फ मीनिंगफुल थिंग्स लेने के लिए एक पूरा फॉर्मल उनका स्ट्रक्चर बना होता है। इट जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट चेंजेस इन टैक्स रेगुलेशन। टैक्स रेगुलेशन में चेंज हो गया थ्रू अ टेलीविजन न्यूज एज थ्रू अ वेल एस्टैब्लिश्ड रीडिंग मटेरियल फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। अब टीवी न्यूज में चीज आ रही है आजकल की, आप देख रहे हो टीवी न्यूज में कई बार है ना गलत चीज भी दिखा देते हैं, बट आपने अगर वेल नोन मटेरियल ले लिया किसी एक्सपर्ट का, तो क्या वहां पे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी? यस, मेरी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टीवी न्यूज एक इनफॉर्मल वे है, जबकि हर एक चीज को पढ़ के समझकर एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना एक फॉर्मल बेसिस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई टैक्स का रेट चेंज हुआ तो कुछ लोग टेलीविजन से ले लेंगे, कुछ लोग एक्सपर्ट का मटेरियल रीड करेंगे, कुछ अपने सीए के साथ डिस्कशन कर लेंगे। The capacity to collect important information is in an informal setting usually separate a great entrepreneur and manager। आप कैसे अपनी इंफॉर्मेशन लेते हो ना, वो एक ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। अगर आप एक इनफॉर्मल टेक्निक्स यूज करोगे, यूजिंग द जस्ट इनफॉर्मल टेक्निक्स मतलब कि जिसके पीछे कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ऐसी टेक्निक्स यूज करोगे, इनफॉर्मल टेक्निक यूज करोगे, तो क्या होगा? एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन टू द मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड अनएंटिसिपेटेड हैजार्ड्स। आप टीवी देख रहे हो, कुछ गलत चीज आ गई, मतलब कि कोई न्यूज है जो है ना गलत हो गई, या फिर आज के टाइम में हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, व्हाट्सएप में है ना बहुत सारी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो रिलायबल नहीं होती, उसके ऊपर आपने काम किया तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी क्या, आप एक है ना अनएंटिसिपेटेड हैजार्ड अपने ऊपर क्रिएट कर लोगे। और समटाइम्स आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है लेकिन इनफॉर्मल बेसिस पे आ रही है, आप रिलाई नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। तो आपको हमेशा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ही जाना चाहिए। A systematic approach to environment assessment is essential for managing a risk and uncertainty. Systematic approach to environment assessment is essential for managing a risk and uncertainty. ठीक है, majority of the rapidly expanding organization use strategic planning throughout the various stage of other operation। ठीक है, यहाँ पे the strategic analysis is a component of a business planning that has a methodical approach, makes the right resource investment and may assist business in achieving its objective। क्या आपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया तो उसके जो कंपोनेंट है वो बिजनेस को प्लान करने में मदद करते, एक मेथोडिकल अप्रोच को यूज करते, राइट रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट का यूज करवाते एंड असिस्ट करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में।
इट फोर्स टू थिंक अबाउट द राइवल्स एंड एज द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान। यहाँ पे आप राइवल्स के बारे में, इट फोर्स टू थिंक अबाउट द राइवल्स, राइवल्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके बारे में आपको है ना फोर्सफुली थिंक करवाता है। एंड एड्स द इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्लान, और एड करता है, एडिक्शन करता है इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्लान एंड स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, जो आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है ना, वो फोर्स करता है टू थिंक अबाउट द राइवल्स, एड्स द इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्लान टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। टू इंपॉर्टेंट सिचुएशन कंसिडरेशन, दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन उन्होंने बताई। पहला क्या बताया, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, इंडस्ट्री क्या, किस इंडस्ट्री में आप खेल रहे हो, क्या आपकी कॉम्पिटिटिव कंडीशन है, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपेबिलिटीज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और मार्केट पोजीशन क्या है। तो ये दो चीजों पे खेलना है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस और मार्केट पोजीशन क्या है। ये डायग्राम हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात की। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने से पहले हमें स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। फॉर्मुलेशन कैसा टास्क है, फॉर्मुलेशन इज नॉट अ टास्क विच मैनेजर कैन गेट बाय विद इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग। Strategy to pursue a need to flow direct from an analysis of an external environment and its own internal resource and capabilities. Environment scan करना natural है and continuous activity for every business. Some do it on an informal basis while other have a formal structure of a collective meaningful information. ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करते हैं टू सिस्टमेटिक अप्रोच हम यहाँ पे करते हैं एनवायरमेंट को असेसमेंट करने का, और ये एसेंशियल है मैनेज करना रिस्क और अनसर्टेनिटी को। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फोर्स करता है टू थिंक अबाउट द राइवल्स एंड एट द इवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस प्लान टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। कौन से दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, पहला इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, इंटरनल स्टेट, वीकनेस एंड मार्केट पोजीशन। देखो ये जो बना है, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एनालिसिस क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ेगा, एक इंटरनल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस सबसे पहले एनालिसिस दो प्रकार का होगा, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। उसके अलावा एक्सटर्नल एनालिसिस से हमें अपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, अल्टीमेटली एनालिसिस करना है तो आइडेंटिफाई, एक्सटर्नल एनालिसिस से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इंटरनल एनालिसिस से क्या होगा, हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो क्या पता चलेगा, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, तो एनालिसिस के चार पहलू। ठीक है, और इन दोनों के एक एक पहलू, ऐसे ये बना गया है। एनालिसिस किस प्रकार का होगा, दो टाइप का, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, भाई मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन सी थ्रेट है वो पता चलेगा। इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो भाई हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है हमें वो पता चलेगी। ठीक है, अब ये पूरा काम करने के लिए हमें इसको, ये पूरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। क्योंकि विजन, मिशन, गोल पता होगा, स्ट्रेटेजी पता होगा, उसके हिसाब से एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस होता है। और उसके हिसाब से जब एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस होगा तो उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई होती है। डन, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स ये कैरी कर लेगा अगर पूछ लिया पुल से तो। ठीक है, बाकी कुछ हमें यहाँ पे करना नहीं है। जैसे कि ये कर लो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज नॉट विदाउट द लिमिटेशन। देयर इज अ टू मेजर लिमिटेशन, यहाँ पे दो मेजर लिमिटेशन है। कौन सी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वी नीड टू अवेयर ऑफ, फर्स्ट इट गिव अ लॉट ऑफ इनोवेशन ऑप्शंस बट डज नॉट टेल विच वन टू पिक। ठीक है, एनालिसिस से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पर कौन सा पिक करना है ना वो कभी पता नहीं चलेगा। ऑप्शन कैन बी ओवरलैपिंग, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड it can be a time consuming at times, hurting overall organization function and also strain other efficient innovation such as developing a new product or service। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि है ना, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंटरनल एनालिसिस करना, एक्सटर्नल एनालिसिस करना, विजन, मिशन, गोल तो हमें पता होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करने में बहुत टाइम जाता है। उसके ऊपर से कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो भी हमारे लिए टाइम लगता है। तो ये सब का सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर्टिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने वहां पे ध्यान सबसे ज्यादा दे दिया तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है ना वहां पे हर्ट होगा। और अगर आपके मन में कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लाने की चेष्टा है, इनोवेशन करने की कोई चेष्टा है, तो क्या ये स्ट्रेन करता है अदर एफिशिएंट इनोवेशन को। ठीक है, डन, तो इतना करो बहुत है। इश्यू टू कंसिडर फॉर द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है, वो लिमिटेशन है या इश्यू है। तो सबसे पहला इश्यू है, स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। बैलेंस करना पड़ता है हमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बीच में।
थर्ड रिस्क। ठीक है, रिस्क के ऊपर 5 मार्क्स से अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द इश्यू कंसिडर, मैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने बैठा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ही नाम स्ट्रेटेजी है। अब कोई फर्म कल बनी है तो क्या वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर पाएगी? नहीं, उसको पता ही नहीं है उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है? इवॉल्व होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी को इवॉल्व होते होते कई टाइम तो 10 साल भी लग जाते हैं। बाद में दूसरा क्या है भाई, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के बीच में मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर एक्सट्रीमली हमें हर्ट कर सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हमें एक्सट्रीमली हर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर से मुझे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिलते हैं और इंटरनल फैक्टर से मुझे क्या मिलता है? 2 चीजें मिलती है, वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो उसको मुझे है ना बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो स्ट्रेंथ है ना उसको मैं ज्यादा यूज कर पाऊं, वीकनेस में अपनी कम कर पाऊं, बाहर से मैं अपॉर्चुनिटी ज्यादा यूज कर पाऊं और अपना क्या है थ्रेट को मैं मिनिमाइज कर पाऊं। तो वो बैलेंस करना पड़ता है दोनों के बीच में। रिस्क, रिस्क तो हर जगह है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। Each strategy decision must balance the different factors that impact and constrain the strategy. देखो, की एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज द प्रोबेबल आउटकम ऑफ द एवरीडे डिसीजन। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी कैसे बनती है? आपका जो डेली का आउटकम होता है उसके बेसिस पे। तो एलिमेंट, की एलिमेंट क्या है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का? प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ एवरी डिसीजन। करंट स्ट्रेटेजी इज द रिजल्ट ऑफ द सर्वल लिटल चॉइस टेकन ओवर द प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ द टाइम। हमारी जो आज की स्ट्रेटेजी है ना, वो स्ट्रेटेजी पर पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेटेजियों पे काम किया होगा, तब जाके आज की है ना मेन स्ट्रेटेजी बन पाएगी। तो करंट स्ट्रेटेजी इज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वल लिटल चॉइसेस टेक ओवर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ द टाइम। जो हमने जितना टाइम गया ना उसमें हमने छोटी छोटी चॉइस मेट करके आज की स्ट्रेटेजी बनाई। A management radically change strategy when they are try to speed up the organization growth. मैनेजमेंट है ना रेडिकली चेंज कर डालता है स्ट्रेटेजी को जब भी उसको स्पीड अप करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ाना होता है। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपीरियंस, जैसा एक्सपीरियंस वैसी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपर्टीज बट इट हैज टू बी अपडेटेड व्हेन द रिजल्ट बिकम अ क्लियर। मैं किसी गोल की तरफ पहुंच रहा हूं तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैं जैसे जैसे गोल की नजदीक बनूंगा ना वैसे वैसे मेरी स्ट्रेटेजी को भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। देयरफॉर इवॉल्व्स विद इन द टाइम, विद द टाइम के इस हिसाब से ये इवॉल्व होती है विद इन द टाइम। स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लिखो सबसे पहला की एलिमेंट क्या है? जो स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करते हैं ना वो प्रोबेबल आउटकम है एवरीडे डिसीजन का। जो हमारी आज की स्ट्रेटेजी है ना वो छोटी छोटी चॉइसों के ऊपर से बनी है। तो करंट स्ट्रेटेजी इज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वल लिटिल चॉइसेस। बाद में मैनेजमेंट को जब भी रेडिकल चेंज करना होता है, मैनेजमेंट रेडिकली चेंज स्ट्रेटेजी व्हेन दे ट्राई टू स्पीड अप द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जब भी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ाना होगा ना तो वो पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकता है। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस बाय द growth. Strategy is influenced by the experience, but it has to be updated when the result become a clear. ठीक है, therefore evolves over the time. Balance of the internal and external environment. तो in practice, strategic analysis necessity creating a reasonable balance. Create करता है वो reasonable balance between many and conflicting challenges. हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना तो हम कोई भी चैलेंजेस होते हैं, मैनी चैलेंजेस या कॉन्फ्लिक्टिंग चैलेंजेस होते हैं, उसके बीच में हम बैलेंस बना के हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो क्रिएटिंग अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द मैनी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग चैलेंज बिकॉज अ परफेक्ट फिट बिटवीन देम इज अनलाइकली। कोई भी स्ट्रेटेजी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी हमने यूज की ना इससे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों बेस्ट होगा, तो परफेक्ट फिट मिल पाना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला strategic analysis necessity creating a reasonable balance between the many and conflicting challenge because a perfect between them is unlikely. Management must consider opportunity, influence and constraint within while taking a strategic decision. मैनेजमेंट को क्या कंसीडर करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लुएंसेस एंड कंस्ट्रेंट व्हाइल टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मेरी क्या है, मेरा इन्फ्लुएंस कितना है मार्केट में, मेरा कंस्ट्रेंट कितना है, वो सब मुझे डिसीजन लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। देयर आर फैक्टर ड्राइविंग अ डिसीजन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा डिसीजन ड्राइव करता है, सच एंड एंटरिंग अ न्यू मार्केट। जैसे कि हमें नए मार्केट में जाना है, वहां की स्ट्रेटेजी अलग होगी। ओके, कॉन्करेंटली एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट दैट द लिमिट द ऑप्शन सच एज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज ओपोनेंट। ठीक है, इतना करो बहुत है। ठीक है, इतना करो बहुत है। रिस्क 5 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है अलग से, क्योंकि यहां पे है ना ये है इंपॉर्टेंट चीज।
तो इन द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। भाई बैलेंस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेनिंग बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। हाउएवर कॉम्प्लेक्सिटी एंड interminglingly of variable in the environment reduce the strategic balance in the organization। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना कि ये बैलेंस को मेंटेन कर पाना इजी नहीं होता है, ये बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। कंपेटिटिव मार्केट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम, रिसेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इंटर कंट्री रिलेशनशिप, ऑल अफेक्ट, ऊपर के नाम आपको पता है, ऑल अफेक्ट द बिजनेस एंड पोज द रिस्क एट वेरिंग डिग्रीज। भाई कौन कौन बिजनेस को अफेक्ट करता है और पोस्ट करता है रिस्क एट वेरिंग स्ट्रेटेजी? तो ग्लोबलाइजेशन, बूम, market liberalization, recession, technology advancement, inter-country relationship, all affect the business and pose the risk at a varying degrees। अलग अलग डिग्री पे हर चीज का अपना रिस्क रहता है। And an important aspect of a strategy analysis to identify potential imbalance or a risk and assess their consequence। हमारा मेन काम क्या है? आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल इम्बैलेंस को और रिस्क को, और असेस करना उसके कॉन्सिक्वेशन को। Broad classification of the strategy risks that require consideration of a strategy given below। नीचे का ये डायग्राम है, वो हमें देखने की बात हो रही है। तो दो चीज, टाइम, स्ट्रेटेजी आप शॉर्ट टाइम के लिए ला सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए ला सकते हो। जो हमारा रिस्क है ना, वो दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो हमारा रिस्क है ना वो टाइम पे डिपेंड करता है। भाई शॉर्ट टाइम के लिए कुछ चीज ला रहे हो तो कैसा रिस्क रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए ला रहे हो तो कैसा रिस्क रहेगा। अब रिस्क भी दो प्रकार का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। इंटरनल रिस्क कैसा है, एक्सटर्नल रिस्क कैसा है। तो कोई स्ट्रेटेजी आप शॉर्ट टाइम के लिए ला रहे हो, समझना है एक एक करके। कोई स्ट्रेटेजी आप शॉर्ट टाइम के लिए ला रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सटर्नल रिस्क क्या पड़ेगा? तो एरर इन इंटरप्रिटिंग द एनवायरमेंट कॉज द स्ट्रेटेजिक फेलियर। आप शॉर्ट टाइम के लिए कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो और एक्सटर्नल एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या हो सकता है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना उसको इंटरप्रिटिंग हम गलत कर डालें, जिसकी वजह से हम फेलियर पे चले जाए। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए एक्सटर्नल रिस्क क्या होगा? शॉर्ट टाइम के लिए एक्सटर्नल रिस्क होगा कि इंटरप्रिटिंग द एनवायरमेंट, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। तो इंटरप्रिटिंग द एनवायरमेंट कोज द स्ट्रेटेजिक फेलियर। अगर हमने एनवायरमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया तो वो स्ट्रेटेजिक फेलियर का कॉज बनेगा। कोई स्ट्रेटेजी लॉन्ग टाइम के लिए ला रहे तो एक्सटर्नल रिस्क क्या हो सकता है? तो चेंज इन द एनवायरमेंट लीड्स टू ऑब्सोलेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी। आपने कोई एक स्ट्रेटेजी लॉन्ग टाइम के लिए चला रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी आप लॉन्ग टाइम के लिए चला रहे हो, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, वो डायनेमिक है, वहां पे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो चेंज होगा ना एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऑब्सोलीट हो जाएगी। शॉर्ट टाइम में आप इंटरप्रिटेशन गलत कर दोगे एनवायरनमेंट का, जिसकी वजह से फेलियर होगा। लॉन्ग टाइम में है ना, आप अपनी स्ट्रेटेजी अगर चेंज नहीं करोगे तो ऑब्सोलीट हो जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टाइम में इंटरनल रिस्क क्या है हमें? तो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेटेजिक डिमांड। आज डिमांड 200 करोड़ की है, हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम पे प्रॉफिट करना है, तो क्या मैं 200 करोड़ की डिमांड को कोप अप कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इंटरनल कैपेबिलिटी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने की है। तो जब मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना सकता हूं तो मैं शॉर्ट टाइम में 100 करोड़ का ही प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है ना वो कॉप अप नहीं कर पाएगी डिमांड के साथ। लॉन्ग टाइम में इंटरनल रिस्क क्या रहेगा? तो लॉन्ग टाइम में इनकंसिस्टेंसी विद द स्ट्रेटेजी आर डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंजेस इन इंटरनल कैपेबिलिटी एंड प्रेफरेंस। तो जो हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज या प्रेफरेंस है ना वही चेंज हो जाएंगे लॉन्ग टाइम पे। हमारा एम्प्लॉय चेंज हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रेटेजी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, डेवलप होगी, चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगा इंटरनल कैपेबिलिटी और प्रेफरेंस का। ठीक है, जो एक्सटर्नल रिस्क है वो अकाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्ट्रेटेजी एंड फोर्स इन द एनवायरमेंट। एक्सटर्नल क्या करेगा भाई? इनकंसिस्टेंसी लाएगा आपकी स्ट्रेटेजी में और फोर्स करेगा एनवायरमेंट को चेंज करने पे। जबकि जो हमारा इंटरनल रिस्क होगा ना वो अकर होगा अकाउंट ऑफ अ फोर्सेस दैट आर ईदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रूटीन बिजनेस। इंटरनल रिस्क क्या हो सकता है भाई? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाए उसकी वजह से, या तो फिर जो हमारा इंटरेक्टिंग जो रूटीन बेसिस का काम है ना वहां पे पड़ जाए। ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का ब्रॉड है। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। देखो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के दो पार्ट पड़ते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब एक्सटर्नल के आपको अंदर कस्टमर
कॉम्पिटिटर का, मार्केट का और एनवायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा, जबकि इंटरनल में आपको परफॉर्मेंस का और डिटर्मिनेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से एक्सटर्नल से हम अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ट्रेंड एंड स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी हमें पता चलती। इंटरनल से क्या पता चलेगा? स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कंस्टेंट एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो फिर स्ट्रेटेजी का आइडेंटिफिकेशन होगा और सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। ऊपर पूरे इंटरनल एक्सटर्नल का हमने किया, अब क्या बोला है? सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिफाई करो स्ट्रेटेजी को, सिलेक्ट करो स्ट्रेटेजी को, इंप्लीमेंट करो और बाद में रिव्यू करो। तो ये प्रोसेस है कि भाई स्ट्रेटेजी का आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले करो आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी के अल्टरनेटिव्स को, हमारी जो एक स्ट्रेटेजी है उसके अल्टरनेटिव क्या क्या बन सकते हैं। बाद में कोई एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो, उसको इंप्लीमेंट करो और लास्ट में उसका स्टेज को रिव्यू कर डालो। 2 मार्क्स में ये स्टेप्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 20 मिनट का ही लेक्चर है मुझे पता है, लेकिन पिछले 3 घंटे से हमारा रिकॉर्डिंग का सेशन चल रहा है। आपको ऑडिट के भी लेक्चर है ना आज के दिन में दिखेंगे। सुबह हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट किया था, बाद में ऑडिट के हमने 4 ऐसे हमने आज के दिन में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए। अभी चैप्टर 2 की बारी है, तो एक मेरे को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम, क्योंकि है ना कॉन्सेप्ट अभी अच्छे अच्छे स्टार्ट होने वाले, ठीक है। एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद एक नई एनर्जी के साथ हम यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी पॉज ही कर रहा हूँ लेक्चर को, आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा एग्जाम में, इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रेटेजी और एनवायरनमेंट, ऐसा करके एक डायरेक्ट आएगा। इंटरेक्शन हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फ्रॉम यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। इट हेल्प्स बिजनेस इन द फॉलोइंग वेज। एंड यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यू इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो हमें बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या इंटरेक्शन है वो हमें यहाँ पे बताना रहेगा। तो to accomplish the goals and objective of a business strategy, create a strategy and formulate a policy considering both internal and external factors। कंपनी के गोल एंड बिजनेस के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजनेस को स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ती है और फॉर्मुलेट करनी पड़ती है और कंसिडर करना पड़ता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को। तो अकम्प्लिश द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्रिएट अ स्ट्रेटेजीज एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी और नई नई पॉलिसी फॉर्म करनी पड़ेगी, और वो सब करते समय हमें कंसिडरेशन लेना पड़ेगा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। A framework for adjusting to the demand of an unpredictable environment and an uncertain future is provided by strategic management। ठीक है, अब ये डायग्राम है, डायग्राम बना लो, अच्छी बात है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे ना तो यही डायरेक्ट पूछेंगे, यही वाला क्वेश्चन यही वाला पूछते हैं। इस आई थिंक सो लास्ट सितंबर 25 में शायद ये आया था, ठीक है। एक बार क्रॉस रेफरेंस ले लेना, शायद सितंबर 25 में ही आया था। एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट क्रिएट करता है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए हमें हमारे इंटरनल रिसोर्सेज चाहिए। तो मैनेजमेंट का काम है रिसोर्सेज को ध्यान में लेके स्ट्रेटेजी क्रिएट करना। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है और स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए हमें रिसोर्स ध्यान में देने पड़ते हैं, और स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट कौन दे सकता है? एनवायरमेंट दे सकता है। तो ऐसे पूरा ये चार्ट बना हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनेमिक एंड कंटिन्यू इवॉल्विंग। ठीक है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो हाईली डायनेमिक होता है और कंटिन्यू इवॉल्व होता है। स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इट मस्ट डील विद द लार्ज एनवायरनमेंट। तो जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, मतलब कि जो स्ट्रेटेजी डेवलप करता है, स्ट्रेटेजिस्ट प्रोवाइड एंड इंटरफेस बिटवीन किसका? ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और क्या हमें चैलेंज मिल सकते हैं और इससे हम डील कैसे करेंगे। ठीक है, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, influence or situations that in some way affect the business decision, plans, operations।
क्या बोल रहा है ये बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन? बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी हमें इन्फ्लुएंस मिल रहा है और सिचुएशन है हमारी, दैट इन सम वे अफेक्ट द बिजनेस। अब बिजनेस में हम क्या करते हैं? डिसीजन बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उन सबको वो अफेक्ट करता है, तो उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके। Strategic management involved with choosing a long-term direction in relation to the resources and opportunity. There is a close and continued interaction between a business and its environment. भाई close and continued interaction है किसके बीच में? भाई business और environment के बीच में. Interaction helps strengthening the business form यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। जो इंटरेक्शन है ना वो हमें हेल्प करता है जो हमारा बिजनेस है ना उसको और मजबूत बनाने के लिए, और हमारे जो भी रिसोर्सेज है ना उसको और अच्छे से इफेक्टिवली हम यूज कर पाए। इट हेल्प्स बिजनेस इन फॉलोइंग वे। अब हेल्प्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकता है कि बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरेक्शन होता है तो कौन कौन से हेल्प्स, क्या क्या हेल्प्स मिलती है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 बेनिफिट है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या याद करना है? जो यहाँ पे डार्कर फॉर्म में लिखा है वही याद करना है, इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सबसे पहले अगर बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। बिजनेस से मुझे अपनी क्या बिजनेस से मैं अपने ओवन कैपेबिलिटीज रिसोर्स जान सकता हूँ, और एनवायरनमेंट जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उससे मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिलेगी। तो डिटरमाइन करता है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। उसके बाद गिव अ डायरेक्शन फॉर अ ग्रोथ। बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो सबसे पहला एनवायरनमेंट की वजह से मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलेगी। तो डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। उसके बाद क्या पता चलेगा? गिव अ डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? ग्रोथ की तरफ बढ़ना। तो हमारा इस इंटरेक्शन से मुझे कितना ग्रोथ मिलेगा और उस ग्रोथ का डायरेक्शन में है ना डिसाइड कर पाऊंगा। कंटिन्यूअस लर्निंग। एक बात समझो कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी डिटरमाइन करनी है, मुझे अपने थ्रेट्स पता करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ेगा। जब मैं कंटिन्यू लर्न करूंगा तभी मुझे अपने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलेंगे, मैं कितना ग्रोथ कर सकता हूँ या मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ग्रोथ पता चलेगा। कंटिन्यू लर्निंग। इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग को आप समझो अ गुडविल, ब्रांड लॉयल्टी। अभी इमेज बिल्डिंग को आप समझो कि एक ब्रांड ने अपनी है ना एक इमेज बना के रखी है पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, तो इमेज बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इमेज बिल्डिंग अच्छी होगी तो क्या होगा? इमेज बिल्डिंग अच्छी होगी तो पहला काम होगा कि आपका प्रोडक्ट है ना जल्दी बाय करेगा। कितना भी डायनामिक एनवायरनमेंट हो पर आपकी इमेज बिल्डिंग होगी ना तो हाईली कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर भी आपका है ना बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर सकता है। एंड लास्ट में मीटिंग अ कॉम्पिटिशन के, ऐसे समझो आप मीटिंग का कंपटीशन को, अंदर का पढ़ेंगे, अंदर मैं जो बोल रहा हूँ उससे थोड़ा अलग, बहुत ज्यादा ही अलग होगा, बट याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि मीटिंग कंपटीशन को आपने एक इमेज करी बिल्डिंग को, आपने अपनी एक ब्रांड बनाई, ब्रांड आइडेंटिटी बनाई, अब उससे आपकी क्या हुई? इमेज बिल्डिंग हुई। अब जब इमेज बिल्डिंग होगी तो हम क्या कंपटीशन से डायरेक्ट कॉम्पीट कर पाएंगे? यस, वी हैव कंपटीशन विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। तो ऐसे टोटल 5 है। कौन कौन से 5 है फटाफट बोलो मेरे साथ। डिटरमाइन, सबसे पहले इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, वो कैसे मुझे हेल्प करता है या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो सबसे पांच में से सबसे पहला डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सेकेंड, गिव अ डायरेक्शन फॉर अ ग्रोथ। थर्ड, कंटिन्यूअस लर्निंग। फोर्थ, इमेज बिल्डिंग। फिफ्थ, मीटिंग अ कंपटीशन। ठीक है, अब एक एक करके सारे पढ़ना स्टार्ट करते। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। डिटरमाइन करना है मुझे अपने अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट वुड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द बिजनेस। ओके, कुछ खास नहीं था कि भाई इंटरेक्शन होगा बिजनेस और एनवायरनमेंट के, वो हमें एक्सप्लेन करेगी कि भाई हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। इट हेल्प टू फाइंड न्यू नीड्स एंड वांट्स टू द कंज्यूमर। ठीक है, समझो मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? भाई कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है या फिर सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो जब ये सब चेंज होता है ना तो उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट है ना एक नया प्रोडक्ट बनता है उनकी डिमांड के हिसाब से, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इट हेल्प्स टू फाइंड अ न्यू नीड्स। भाई नई नई नीड्स हमें पता चलती। वांट्स ऑफ अ कस्टमर, कंज्यूमर को क्या चाहिए वो पता चलता है। चेंज इन लॉ, भाई कोई लॉ में चेंज हो गया है उसकी वजह से हमें कुछ अलग चीज करना पड़ा। चेंज इन लॉ थ्रेट के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि भाई कोई लॉ में चेंज हुआ है जिसकी वजह से आज कहीं पे 10% टीडीएस कट रहा है।
अब 20% टीडीएस कटेगा, तो हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई ना कि हमें पेमेंट जो भी करना है वो 10% नहीं 20% के हिसाब से करना है। चेंज इन लॉ, इनकम टैक्स लॉ में चेंज होते रहते हैं, कोई ऐसे ऐसे लॉ आते हैं जिससे हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो हमारी चीजें होती है उस पर भी फर्क पड़ता है। Change in social behavior and tells what new product the competitors are bringing in the market to attract the customer। important चीज हमें पता चलता है कि अगर हम हमारी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखेंगे ना, तो थ्रेट के अंदर हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते हैं। कॉम्पिटिटर के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि भाई वो जो कॉम्पिटिटर है मेरा क्या नया न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट के अंदर जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होगी। तो इंटरेक्शन डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, पहला पॉइंट लिखो, इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द बिजनेस। सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्प टू फाइंड अ न्यू नीड्स वांट ऑफ द कस्टमर, change in law, change in social behavior and tells what a new product the competitor are bringing in the market to attract the consumer। ठीक है, ओके। गिव अ डायरेक्शन फॉर अ ग्रोथ, हम ग्रोथ के लिए कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, तो इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इनेबल्स, अगर हम इंटरेक्शन करते हैं एनवायरमेंट के तो वो इनेबल करता है, इनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर अ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ देयर एक्टिविटी। मुझे ग्रोथ की तरफ जाना है, तो ग्रोथ की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशन करना पड़ेगा, मुझे नए मार्केट में जाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो हमें इनेबल करेगा, क्या करेगा, आइडेंटिफाई द एरिया फॉर ग्रोथ, भाई हमें किस एरिया में ग्रोथ करना चाहिए, भाई प्रोक्योरमेंट में ग्रोथ करे, भाई डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे परचेज ज्यादा करना पड़ेगा, परचेज ज्यादा करना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल में परचेज ज्यादा करूंगा, टेक्नोलॉजी का यूज करके मुझे ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, किस एरिया में मुझे ग्रोथ की नीड है, एक्सपांशन की जरूरत है कि नहीं, एक्सपांशन हमें हमारी एक्सपांशन बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। Once the business is aware and understand the changes happening around, it can plan and strategy to have a successful business। एक बार आप अवेयर हो जाओ और अंडरस्टैंड कर लो कि भाई यार आसपास में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, ये आपको एक बार पता चल जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। तो जब भी इंटरेक्शन होगा एनवायरनमेंट के साथ, बिजनेस का इंटरेक्शन होगा एनवायरनमेंट के साथ, तो सबसे पहले क्या पता चलेगा कि भाई मुझे आइडेंटिफाई करेंगे हम किस एरिया में मुझे ग्रोथ चाहिए, हमें एक्सपांशन की जरूरत है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट, बिजनेस अवेयर रहता है ऑलवेज एंड अंडरस्टैंड करता है क्या मेरे सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, और इट कैन प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस। कंटिन्यूअस लर्निंग, ओके, दो पॉइंट अभी तक में देखे, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, गिव अ डायरेक्शन फॉर अ ग्रोथ। थर्ड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा हमें सीखते ही रहना चाहिए। The managers are motivated to continuous update their knowledge, understanding, skill to meet the predicted change in the realm of businesses। भाई जो भी हम बिजनेसेस में चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से हमें कंटिन्यूस हमारे मैनेजर्स को अपडेट लेना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है या बिजनेस के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो तीन पॉइंट अभी तक में देखे, डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, गिव अ डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, एंड थर्ड कंटिन्यूअस लर्निंग। फोर्थ, इमेज बिल्डिंग। अब इमेज बिल्डिंग की मैंने पहली बात की, वैसे ये environment understanding helps the business organization to improve their image by showing their sensitive to the environment in which they operate। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर या जिस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं ना, वहां पे हम कितने सेंसिटिव है हमें ये शो करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिए, in view of a shortage of a power, many companies have set up a captive power plant with their factories to meet their own requirement of a power as well as extend the surplus capacity in the vicinity। क्या बता रहा है कि है ना, जो आप रूरल एरिया में चले जाओ, आप गांव साइड चले जाओ ना, वहां पे जनरली बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे होते हैं। अब सीन क्या होता है, वहां गांव के अंदर है ना वैसी बिजली नहीं मिलती, वैसी बिजली नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो फैक्ट्री पूरा दिन है ना ऑपरेट हो सके। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे वो शॉर्टेज ऑफ पावर को करने के लिए है ना वहां पे पावर प्लांट्स लगाते हैं, जिससे वो मल्टीपल पावर, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स या पावर का सोर्स है ना जनरेट कर पाए। अब ये लोग क्या करते हैं, अपना यूजेज जितना है ना वो अपने पास रखते हैं, और अदर यूजेज होता है ना वो आजू बाजू के जो गांव है ना वहां पे वो लोग है ना कर देते, मतलब कि उनकी भी, मतलब कि देखो इमेज बिल्डिंग कैसे बनी, भाई मैंने तो अपना काम कर लिया लेकिन मैंने दूसरों की भी मदद की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द एनवायरमेंट हेल्प टू शोकेस दैट द बिजनेस इज अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिव रहे कि भाई गाँव में बिजली नहीं जाती, हमें बिजली नहीं मिलती है, हमने हमारी तो चीजें कर ली लेकिन हमने गाँव की भी जो नीड थी ना उसको हम रिस्पॉन्सिव रहे।
क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज एंड हेल्प टू प्रोस्परस एंड विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। ये क्या करता है, क्रिएट करता है पॉजिटिव इमेज को, एंड हेल्प करता है, हेल्प क्या करता है, प्रोस्परस एंड विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। आप ऐसा कुछ अच्छा करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से विन करोगे। मीटिंग अ कॉम्पिटिशन, ओके 4 पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट था डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दूसरा पॉइंट कौन सा था, दूसरा पॉइंट था ग्रोथ। थर्ड पॉइंट था कंटिन्यूअस लर्निंग। फोर्थ पॉइंट था इमेज बिल्डिंग, एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा मीटिंग कॉम्पिटिशन। It helps the business to analyze the competitor's strategy and formulate their own strategy accordingly. कंपटीशन से मीट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को। जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हमें हमारी खुद की स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। तो एनालाइज द कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेट देयर ओवर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, एंड आइडिया इज टू फ्लोरिश एंड बीट कंपटीशन फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ पे अल्टीमेट आइडिया क्या है कि हमें बीट करना है कंपटीशन को हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से। देन तो ये पूरा का पूरा आने के चांसेस है। अगर ये Jan 26 में ना आया हो तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेना वो मुझे लगता नहीं है, ठीक है, तो मैं वो है ना बात स्किप करता हूं। बट हाँ, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट तो आपके रेगुलर लेक्चर से आपने पढ़ा होगा। हमें लगता है, मुझे लगता है ये वाला पोर्शन आ सकता है, माइक्रो और द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच फर्म ऑपरेट वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इश्यू। देखो 5 मार्क्स में डायरेक्ट ये फॉलोइंग इश्यू आपको पूछ सकता है कि माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से इश्यू हो सकते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो काम करता है ना वो होता है एम्प्लॉय। तो द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, ये इश्यू है। हमारा जो एम्प्लॉय है फर्म का, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसको ऑर्गेनाइजेशन की कैसे किया, भाई राइट पर्सन राइट जगह पे तो है ना। तो ये देखना पड़ता है हमें माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कि अगर कोई एम्प्लॉय गलत जगह पे है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स गलत है, तो उसको सही जगह पे हमें अरेंज करना चाहिए। एम्प्लॉय के बाद बात होती है हमारी कस्टमर की। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है ना, ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर द बिजनेस, तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर की हम नीड कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो देखना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर द बिजनेस, यहाँ पे ये इश्यू नहीं है सारे। ये क्या है भाई, एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को कुछ हुआ तो इश्यू हो सकता है, कस्टमर को कुछ हुआ तो इश्यू हो सकता है। वे इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस, भाई किस हिसाब से हमने हमारे फाइनेंस इकट्ठा किए। भाई शेयर कैपिटल कम और डेटर्स का रहे, लोन से हमने ज्यादा पैसा यूज किया होगा, तो जब हमारी कंपनी नहीं चलेगी तो भी हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है इश्यू। हु आर द फर्म सप्लायर, भाई हमारे फर्म के सप्लायर कौन है, और हाउ आर द लिंक बिटवीन द टू बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, हमारे फर्म के सप्लायर कौन है और वो कैसे हमारे साथ लिंक है, कैसे हम हमारा काम करते हैं। लोकल कम्युनिटी विद इन विच द फर्म ऑपरेट, भाई हमारी फर्म किसी रूरल एरिया में या किसी शहर के विस्तार में है ना, एक एरिया में है ना है, तो वहां की लोकल कम्युनिटी की डिमांड क्या है वो भी हमें देखना पड़ता है। देखो ये सारी चीजें है ना, कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी है ना किसी भी बिजनेस अगर ज्यादा का ज्यादा पॉल्यूशन करता है ना, तो वहां की लोकल कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने लग जाती है। तो हमें वो लोकल कम्युनिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आती है। डायरेक्ट कंपटीशन एंड देयर कंपेरेटिव परफॉर्मेंस, जो हमारे डायरेक्ट कंपटीशन है, जैसे कि एग्जांपल तो नहीं देना है, जो भी हमारा डायरेक्ट कंपटीटर है, आज एग्जांपल तो नहीं याद आ रहा है, ठीक है रहने दो, ठीक है। जैसे कि कोको कोला का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अभी कैंपा कोला बन रहा है, ओके गलत है, मुझे पता है नहीं बन रहा है वो कोई कॉम्पिटिटर, बट अपने एग्जांपल की तरह तो वो दोनों एक डायरेक्ट कंपटीशन में है। तो अब कोको कोला या कैंपा कोला दोनों जब डायरेक्ट कंपटीशन अगर कर रहे हैं इन फ्यूचर में जाके, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है, और हम हमारा परफॉर्मेंस बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा परफॉर्मेंस कमजोर है तो हम हमारा परफॉर्मेंस बेटर कैसे कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। ओके माइक्रो खत्म हो गया, एलिमेंट ऑफ अ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैं क्या बोलता हूँ, मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, आप एक बार पढ़ लेना। अभी तक तो एक भी बार कभी पूछा नहीं गया है पेस्टल बेस्टल, पेस्टल पूछने के चांसेस है, बट माइक्रो एनवायरनमेंट और पेस्टल दोनों आप एक बार है ना अपने तरीके से देख लेना। तो क्या होगा कि आप है ना वहां पे मुझे टाइम नहीं देना है, क्योंकि आधा पौना घंटा उसके पीछे बिगाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप क्या करना, एक बार रीड मान लेना, अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भूल से आ जाता है तो आप उसको
क्या बोलते हैं उसको, आप है ना अंडरस्टैंड करके लिख पाओ, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, CA इंटर, PYQ, Jan 26। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन लास्ट ग्लोबल वाला पूछ चुके हैं Jan 26 के अटेम्प्ट में। 1 मिनट देना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, FMSM रिजेक्शन। फोटोस 5 फोर्स मॉडल, रिस्क इन्वॉल्व इन, अच्छा ओके, इनोवेशन पूछा गया है। इनोवेशन तो उस चैप्टर से पूछा गया है। चैप्टर 2 से क्या पूछा गया था? चैप्टर 2 से एक तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग ही पूछा गया था, तो फिर वो चैप्टर 3 का पार्ट है। हाँ, ओके, ये वाला पोर्शन पूछा गया है, ठीक है। अभी तो बहुत दूर है, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे May 26 वाले अटेम्प्ट के अंदर। Internationalization has emerged as the dominant commercial trend over the last couple of decades. आप पिछले 10 साल की इंफॉर्मेशन उठा के देखोगे, पिछले 10 नहीं, पिछले 20 साल की इंफॉर्मेशन आप उठा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम है ना इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी बाहर से भी कंपनी आ रही है और हमारी बहुत सारी कंपनी आउट ऑफ इंडिया भी जा रही है। तो इंटरनेशनलाइजेशन हैज इमर्ज एज द डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड ओवर लास्ट कपल ऑफ डिकेड। इट इनेबल्स अ बिजनेस टू एंटर अ न्यू मार्केट। ओके, क्या काम करता है? इनेबल्स अ बिजनेस टू एंटर अ न्यू मार्केट इन सर्च ऑफ अ ग्रेटर अर्निंग एंड लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। देखो, चाइना के अंदर मेजर कंपनियां हैं, अभी धीरे धीरे सब लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी, उसको भी 10 साल लगेंगे। अगले 5 से 10 साल मिनिमम उनको लगेंगे चाइना से इंडिया की तरफ मूव होने के लिए, ठीक है। तो चाइना में क्यों सारी कंपनी है? उसका पहला रीजन है वहां के सारे रिसोर्सेज एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। और वहां पे है ना लेबर इतनी ज्यादा है ना, जिसकी वजह से वहां पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। मतलब कि आप समझो, आईफोन, अगर हम बात करें आईफोन, जो इंडिया में जब असेंबल होना चालू हो गया था तो 1,10,000 या 15,000 से उसका प्राइस ड्रॉप हो चुका था। मतलब कि अगर 1.5 लाख का फोन है तो वो अराउंड अराउंड 135 या 140 के आसपास पे मिलना स्टार्ट हो जाता है अब, ठीक है। तो 10 से 15 हजार का भाव कम हो गया। क्यों? क्योंकि है ना, सबसे पहले यहाँ पे ड्यूटी देना कम हो गया, ठीक है। बाद में ड्यूटी देना कम हो गया, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करते हो ना तो उस पर कुछ 18% या 28% लगता है, और जब आप सिर्फ पार्ट्स इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर कुछ 5% लगता है आपका ड्यूटी व्यूटी सारा। तो वो एक कम हो गया हमारा, ठीक है। तो एक वो कम हो गया। यहाँ की लेबर चीप है, इंडिया के अंदर लेबर चीप है, 800 रुपये पर डे, ठीक है, लेबर चीप है। बाद में, ठीक है, बाद में यहाँ पे अगर वो लोग रिसोर्स अभी तो राइट नाउ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप करने लगे तो ये कॉस्ट और कम जाएगी और ये 130 के आसपास सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी रीजनों की वजह से हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हम दूसरी कंट्री में जाए। एक और मेन चीज, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो चाइना से आईफोन अपना माल उठा के इंडिया जब भेजता है तो उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो रिमूव हो जाएगी। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या करते हैं सब लोग, ओवरसीज अपने प्रोडक्शन हाउसेस डेवलप करते हैं। तो क्या इनेबल करता है, हम एक नए मार्केट के अंदर जा सकते हैं, सर्च फॉर अ ग्रेटर अर्निंग, एक ज्यादा अर्निंग के लिए, ठीक है। जब मेरा इंडिया के अंदर मार्केट है तब मेरी मेरी अर्निंग कितनी होगी, सिर्फ इंडिया की जितनी ही होगी। मतलब कि इंडिया में अगर कोई 100 करोड़ का माल बेचता है तो मेरी इनका अर्निंग 100 करोड़ तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बट जब मैं अपने डोर्स ओपन करता हूँ टू द इंटरनेशनलाइजेशन में, अब अमेरिका में जाता हूँ, मैं दुबई में जाता हूँ, तो क्या मेरा जो अर्निंग जो यहाँ पे एक सीमित, यहाँ तक इतना ही 100 करोड़ तक ही बढ़ सकता था, मार्केट 100 करोड़ का था, 100 करोड़ तक ही बढ़ सकता था। क्या वो बड़ा मार्केट बढ़ेगा? यस, अमेरिका का भी मार्केट होगा, दुबई का भी मार्केट
होगा। तो इनेबल करता है एंटर अ न्यू मार्केट इन सर्च फॉर अ ग्रेटर अर्निंग एंड लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। एडिशनली एक्सपांडिंग इंटरनेशनली, अगर हम एक्सपांड करते हैं इंटरनेशनली तो इनेबल करता है बिजनेस टू अचीव अ ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पेन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, आपका ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल तो अब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है। पर यूनिट कॉस्ट हमारा रिड्यूस होता है, तो हम इकोनॉमी ऑफ स्केल हमें ना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर कंट्री में हमारे प्रोडक्शन हाउसेस होंगे, तो वो कंट्री की नीड कंप्लीट कर पाएंगे हम। तो क्या है, अगर कोई बंदा अमेरिका के अंदर से प्रोडक्शन करता है तो वो पूरे वर्ल्ड की डिमांड को टैकल नहीं कर पाता था, बट अब हर एक कंट्री में है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ा तो हर जगह की वो डिमांड टैकल कर पा रहा है। एक्सटेंड द लाइफ स्पेन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। समझो, कोई प्रोडक्ट है जो उसका है ना लाइफ स्पेन है 6 मंथ, ठीक है, अब वो अमेरिका से निकलकर इंडिया के अंदर जब आता है ट्रेडर तक, तब है ना 2 मंथ्स जैसा हो जाता है। अब इंडिया के अंदर इसका लाइफ स्पेन कितना हो जाएगा, 4 मंथ, मतलब कि 4 मंथ में ट्रेडर को माल बेच देना पड़ेगा। वही अगर प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा होता, और उसका लाइफ स्पेन 6 मंथ है, तो ट्रेडर के हाथ में जब पहुंचता ना तब उसका लाइफ स्पेन ऑलमोस्ट 6 मंथ ही होगा। ठीक है, the strategic management process is essentially the business for a global firm as it for a domestic firm. Nevertheless, international process are much more complicated due to additional variable and linkage. भाई इंटरनेशनल का प्रोसेस अगर आप अपना मार्केट बढ़ाओगे तो यार भाई कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही। ठीक है, A business can approach internationally systematic with the aid of international strategy planning. इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी प्लानिंग करके अगर आप अप्रोच करते हो तो अच्छी बात है। वन मेथड for an organization to identify opportunity threats in a global market by scanning external environment स्कैन करके आप अपनी ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता करो। ठीक है, अब सीधा सीधा हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे 3 मार्क्स में, तो ऊपर इतना जो मैंने हाईलाइट किया उतना बहुत है आपके लिए पढ़ने के लिए। सीधा सीधा आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो टू बी स्पेसिफाई, ग्लोबल बिजनेस है वह 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला, इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ अ मल्टीपल यूनिट्स but all linked by a common ownership. तो कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स मतलब कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट देशों के अंदर, ठीक है, डिफरेंट सिटीज, देश, राज्य, कैसे भी है ना हमारे मल्टीपल यूनिट्स रहेंगे, बट ये सारे इन सब का ओनरशिप कॉमन रहेगा। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स बट ऑल लिंक्ड बाय अ कॉमन ओनरशिप। Multiple unit draw a common pool of resources such as money, credit, information, patent, trade names and control system. तो ये सारे यूनिट है ना वो कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्सेस होते हैं ना वो एक जगह से ही आते हैं, एक ही जगह से ये ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मनी ओनर्स लगाता है, अब ओनर कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का, अमेरिका का, दुबई का, तो वो क्या हर जगह अपना पैसा लगाता है। यस। क्रेडिटेबिलिटी, जैसे इंडिया में क्रेडिटेबिलिटी है वहां पे अपनी क्रेडिटेबिलिटी बनाएगा। इन्फॉर्मेशन और पैटर्न्स एक जैसी हर यूनिट्स पे होगी। यस। ट्रेड नेम सेम होगा, कंट्रोल सिस्टम भी सेम ही क्रिएट करेंगे। तो मल्टीपल यूनिट ड्रॉ अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस। पहला क्या था, कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स बट ऑल लिंक्ड बाय अ कॉमन ओनरशिप। सेकंड क्या था, मल्टीपल यूनिट ड्रॉ अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज अ मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पैटर्न, ट्रेड नेम एंड कंट्रोल सिस्टम। यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू अ सम कॉमन स्ट्रेटेजी। जितने भी यूनिट है ना वो कॉमन स्ट्रेटेजी को है ना रिस्पॉन्ड करते। बिसाइड इट्स मैनेजर एंड शेयर होल्डर आर ऑल्सो बेस्ड ऑन अ डिफरेंट नेशन। ठीक है, डिफरेंट नेशन में अगर कंपनी होगी तो वहां के मैनेजर और स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर डिफरेंट होंगे, बट ये सारे इतना डिफरेंशिएटेड होगा बट ओनरशिप एक है, उसकी वजह से ये सब क्या कॉमन स्ट्रेटेजी को रिस्पॉन्स करते हैं। यस। व्हाट आर द थ्री कैरेक्टर ऑफ द ग्लोबल बिजनेस? तो दैट इज द फर्स्ट, conglomerate of a multiple units but also linked by a common ownership. Multiple unit draw a common pool of resources. Then third, unit responds to some common strategy beside the manager and stakeholder are also based on a different nation. अब हमें इंटरनेशनली जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए भाई? इंटरनेशनली मुझे जाना है, डेवलप करना है इंटरनेशनली। मुझे आज मेरा इंडिया में जो प्लांट है वो मुझे डेवलप करना है अमेरिका के अंदर, तो मैं वहां पे डेवलपिंग कैसे करूंगा उसकी बात चल रही है, डेवलपिंग इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग।
भाई इंटरनेशनल आप डेवलपमेंट करोगे, एक्सपेंसिव होगा, चैलेंजिंग होगा। भाई मैं अमेरिका के बारे में कुछ नहीं जानता कि भाई अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां पे है ना, वहां पे चीप लेबर नहीं मिलता है तो एक्सपेंसिव हो गया। वहां पे रिसोर्सेज सस्ते नहीं तो अभी एक्सपेंसिव हो गया। चैलेंजिंग है, वहां के लॉस, बाय लॉस कैसे है मुझे पता नहीं, पहले वो मुझे अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, क्या उसके रिगार्डिंग चैलेंज आएगा, क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा। मूविंग इन थ्रू एंड स्ट्रक्चर मैनर, दिस द आइडियल अप्रोच टू अडॉप्ट। यहाँ पे आपको है ना एक स्ट्रक्चरल मैनर में आगे बढ़ोगे तो सबसे आइडियल अप्रोच होगा। स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, स्टेप्स लिखा है। जब भी स्टेप्स आए ना तो जो फॉर्मेट है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे ही आने चाहिए। ऊपर नीचे हो जाएंगे ना तो स्टेप्स का मीनिंग नहीं रहता है। स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर एज फॉलोज। तो स्टेप्स कभी भी लिखा हो कहीं पे भी, स्टेप्स या कुछ भी, तो ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 है। ठीक है, ऐसे 4 स्टेप है। तो 4 स्टेप को एक एक करके समझते हैं। पहला क्या करते हैं, आपको इंटरनेशनल जाना है। ठीक है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, आपकी थ्रेट क्या है, और उसके हिसाब से आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है, पहले तो वो मुझे बता दो। उसके बाद क्या बोला, ठीक है आपने अपनी अपॉर्चुनिटी थ्रेट पता कर ली, अब आप अपना स्कोप डिस्क्राइब करो जो ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन के लिए हो। आप अपना स्कोप हमें बता दीजिए। फिर स्कोप पता चल गया, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता दीजिए। अब ऑब्जेक्टिव देखो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट पता चल गया, इंटरनल कैपेबिलिटीज पता चल गई, स्कोप पता चल गया, मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव पता चल गए। तो इन सबको अब मुझे अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको अचीव करने के लिए मुझे स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी ग्लोबल बिजनेस लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इवैल्यूएट करो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सबसे पहले भाई ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आपकी क्या है, अभी तक अपने अपॉर्चुनिटी थ्रेट पढ़ रहे थे, अब आप ग्लोबल जा रहे हो ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बता दो और उसको रेट करो अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज के साथ। तो इवैल्यूएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, रेट देम विद द इंटरनल कैपेबिलिटीज, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल बिजनेस। ठीक है ना, यहाँ पे ग्लोबल शब्द आना चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब द स्कोप लिख दोगे, आई थिंक सो आधा मार्क्स काट लेगा। तो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द फर्म्स ग्लोबल ऑपरेशनल बिजनेस या ग्लोबल कॉमर्शियल बिजनेस। ठीक है, क्रिएट फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो क्या करो, इवैल्यूएट करो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को, उसको रेट करो इंटरनल कैपेबिलिटीज के साथ। उसके बाद क्या करना है, डिस्क्राइब करो स्कोप को जो ग्लोबल ऑपरेशन के साथ मैट करता हो। उसके बाद जो बिजनेस का क्रिएट करो ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। लास्ट में क्या करो, डेवलप अ डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फॉर अ ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ग्लोबल बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो 4 चीजें, सबसे पहले ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट निकाल दो और उसको रेट करो इंटरनल कैपेबिलिटीज के साथ। डिस्क्राइब करो स्कोप ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। उसके बाद क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद डेवलप द डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, किसके लिए, ग्लोबल बिजनेस के लिए और होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ओके। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, उसके बाद भी है ना आईसीआई ने एक बात डाल दी कि बिजनेस को ग्लोबल जाना ही क्यों चाहिए, व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, कि हमें ग्लोबल जाना ही क्यों। तो उसके लिए आंसर है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इवॉल्विंग अ पॉलिटिकल व्यू आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और पॉलिटिकल व्यू दोनों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है in the rapid rise of multinational organization. Because of technology advance, the process of internationalization is now simple than it was previously. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आज इतना हो चुका है कि पहले अगर हमें किसी और जगह अपनी फर्म खोलनी हो, फर्म का अपने को अपना बिजनेस किसी और जगह खोलना हो, किसी और कंट्री में खोलना हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट टेक्नोलॉजी की वजह से आज बहुत इजी काम हो चुका है। Worldwide communication make it easier and define the implement global strategy by linking corporate headquarters with their abroad operation. आज इंडिया के अंदर अदानी का काम चल रहा है। अदानी आज बाकी बहुत सारी कंट्री के अंदर भी अपने पोर्ट्स बोर्ड सब बना रहा है। ठीक है, बट हेडक्वार्टर जो इंडिया में है वहां से आज कम्युनिकेशन करना इतना इजी और स्मूथ हो चुका है, स्ट्रेटेजी ट्रांसफर करना इतना इजी स्मूथ हो चुका है ना कि हम अब्रोड में भी अपने ऑपरेशन है स्मूथली कर पाते। In addition, introduction of improved transportation has increased the mobility of money, people, raw material and finished items. भाई मनी, पीपल, रॉ मटेरियल एंड फिनिश आइटम्स में हुआ है।
सर्वल रीजन व्हाई कंपनीज, देखो एग्जाम में ना ऊपर का शायद पूछे ना पूछे, ये पूछ सकते हैं। सेवरल रीजंस व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, सेवरल रीजन, हमें बहुत थोड़े बहुत रीजन ही बता दीजिए यार कंपनी को क्यों जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी बातें पहले ही हम लोगों ने कर ली है, ठीक है, एक एक करके उनकी बातें अपने करेंगे अब डिटेल में। फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट रीजन इज नीड टू ग्रो। सबसे पहला रीजन क्या है, आज मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, 15 लाख कमा रहा हूँ, किसी और कंट्री में जाऊंगा दूसरे 15 लाख 20 लाख कमाऊंगा, मतलब कि मेरा पहला रीजन ही क्या है भाई, मुझे ग्रो होना है। मैं रिलायंस हूँ, मैं अदानी हूँ, मैं टाटा हूँ, इन तीनों का काम क्या है, मुझे ग्रो होना है हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री में मैं होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट रीजन क्या है, नीड टू ग्रो। इट इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक नीड है, ठीक है। ऑफ्टन फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर पार्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड देयर बिजनेस एंड ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन। हमने देखा ही है भाई, बहुत सारे लोग अपने बहुत बहुत सारी चीजें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पे लेके जा रहे हैं, अपने बिजनेस को और ग्लोबलाइजेशन को, अपने ऑपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। There is a rapid sinking of a time and distance across the global. रैपिड सिंकिंग ऑफ अ टाइम एंड डिस्टेंस, आज मैं एक कॉल करके, एक टाइम था आज से 25-30 साल पहले, 30 से 35 साल पहले, अगर आपको है ना किसी को कोई न्यूज देनी हो, जैसे कि आज हमारे घर में डेथ हुई हो, किसी को वो न्यूज देनी हो, तो एक तार आता था, तार भेजना पड़ता था, तार भी है ना 10-12 दिन के बाद कहीं पे पहुंचता था। और आज के टाइम पे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, आज आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो पहले ही आप कॉल करके विद इन द मिनट आप किसी को भी है ना न्यूज ट्रांसफर कर सकते हो, भी मेरा एक्सीडेंट इस जगह पे हुआ है, इस हॉस्पिटल में मैं भर्ती हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो रैपिड सिंकिंग ऑफ अ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन आज इतना इजी हो चुका है कि जो डिस्टेंस था अक्रॉस द ग्लोबल, एक ऐसा टाइम था जब है ना इंडिया से मुझे दुबई जाना है, तो है ना मुझे बाय जर्नी करनी पड़ती थी बोट, जिसमें है ना महीना महीना 1.5 महीना, मुझे नहीं पता है कितना लगता था, पर 1 मंथ या 1.5 मंथ आराम से लग जाता होगा, उससे ऊपर। एंड आज मुझे दुबई जाना है, 5 से 6 घंटे में यहाँ से फ्लाइट में बैठ जाऊं, मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। तो रैपिड सिंकिंग ऑफ अ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोबल बिकॉज ऑफ द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, फास्टर कम्युनिकेशन हो चुका है, स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, ग्रोइंग फाइनेंशियली फ्लो ऑफ फंड हो चुका है, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस हो चुका है। इन सारी चीजों की वजह से जो टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोबल था ना, वो बहुत ही कम हो चुका है, रैपिड सिंकिंग हो चुका है, ठीक है। तो रैपिड सिंकिंग ऑफ अ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोबल because of a faster communication, speedier transportation, growing of financial flow of fund and rapid technology changes, it being रियलाइज दैट द डोमेस्टिक मार्केट आर नो लॉन्गर एडिक्वेट। जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है ना, वो अब ज्यादा एडिक्वेट नहीं है। मतलब कि आप देखो आज के टाइम में मोनोपोली तो कहीं नहीं चल रही है, ठीक है, मोनोपोली कहीं नहीं चल रही। अब ऐसे मार्केट में उतरना जहां पे 25 से 30 कॉम्पिटिटर पहले से ही खड़े, सेम प्राइस के साथ सेम चीजें दे रहे, तो क्या वो एडिक्वेट नहीं है? मैं राइट नाउ आपको है ना बेस्ट 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 एग्जांपल दे रहा हूं। अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर एक शॉप है, अमेरिका में ही है या लंदन में, अमेरिका और लंदन मुझे नहीं पता है कहाँ पे, एक शॉप है बिहारी समोसे वाला, ठीक है, समथिंग समथिंग ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ 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 हाँ, अमेरिका समोसा। तो अमेरिका में है ना एक समोसा की शॉप है, जिसकी आपको रील्स आती रहती होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, कि वो है ना वहां पे है ना कुछ $1 या $2 में समोसा बेचते हैं। अब देखो अमेरिका के अंदर समोसा में मेरे से कम्पीट करने वाला कोई होगा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या वहां के लोग खाना पसंद करेंगे? यस, एक चटपटा स्वाद है, हर कोई खाना पसंद करता है, ठीक है। वहां में जो इंडियंस लोग रह रहे, क्या वो इस चीज को खाना पसंद करेंगे? यस। पहली बात, वहां पे मेरे पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। बट डोमेस्टिक मार्केट में वही शॉप में ओपन करूं तो कितने सारे कॉम्पिटिटर है मेरे? यस। अमेरिका के अंदर इंडियंस जो है उनको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए उस चीज को खाने का, और वो बंदा वो वहां पे लेके आया है, तो ठीक है ना। डोमेस्टिक मार्केट उतने एडिक्वेट नहीं है। अगर जिस जगह पे कोई चीज है ही नहीं, वहां पे जाके तुम बेचो और उसकी डिमांड आप इंक्रीज कर डालो, तो आपके लिए वो मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट होगा।
द कंपटीशन प्रेजेंट डोमेस्टिकली में नॉट एग्जिस्ट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। मैंने बोला भाई कंपटीशन, वहां पे समोसा की दुकान अगर आप लगाते हो तो वहां पे आपके पास कोई कंपटीशन है ही नहीं। देयर कैन बी वेराइड अदर रीजन सच एज अ नीड फॉर अ रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर एक्सेट्रा। तो हमें क्या है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन मुझे ग्रो करना है, मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल सस्ता पड़ना चाहिए, मुझे लेबर सस्ती पड़नी चाहिए। तो नीड फॉर अ रिलायबल और अ चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर। Many foreign business shift a setup some of their operation to take advantages of availability of vast pool of talent। बहुत सारे लोगों ने vast pool of talent का यूज करने के लिए अपनी है ना ओवरसीज फॉरेन बिजनेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। उसका वन ऑफ द मेन मैं बता दूं, चाइना एंड इंडिया। चीप लेबर दोनों जगह मिलती है चीप लेबर। तो चाइना एंड इंडिया ये दोनों क्या है, यहाँ पे एडवांटेजेस है यार। कंपनीज ऑफ्टन सेटअप ओवरसीज प्लान टू रिड्यूस अ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैंने पहले ही बोला अमेरिका से यहाँ पे आईफोन लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसकी जगह यहीं पे हम इंडिया के अंदर ही बना दे तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। यस, सेटअप ओवरसीज प्लान टू रिड्यूस अ हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इट में cheaper to produce near the market to reduce the time and cost involved in the transportation। भाई चीपर होगा प्रोड्यूस करने का जब आप नियर द मार्केट आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, जिससे आपका है ना रिड्यूस क्या हो जाएगा, टाइम एंड कॉस्ट। When an exporting organization find a foreign market to open up or grow big, they may naturally look at a overseas manufacture plants and sales branches to generate a higher sale for better flow। सीधा सीधा करो, generate a higher sale and better cash flow। आप जब ओवरसी आप अपना एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्टिंग पे जाओगे तो आप क्या कर पाओगे, जनरेट कर पाओगे हायर सेल, और आपका कैश फ्लो भी उससे बेटर होगा क्योंकि डॉलर में पैसा मिलेगा ना आपको। द राइज ऑफ सर्विस टू कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इकोनॉमी विच वाज इन्वॉल्व बोथ वर्ल्ड लार्जेस्ट। ठीक है, इस वाले पॉइंट को जाने दो। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड कंपनीज इन अ डिफरेंट कंट्री फॉर अ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी थ्रेट एंड लिवरेज देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। याद होने में इजी नहीं है, ये वाला देख लो। ट्रेड टैरिफ एंड कस्टम बैरियर्स आर गेटिंग अ लोअर रिजल्टिंग इन इंक्रीज द फ्लो ऑफ बिजनेस। जो ट्रेड टैरिफ से और कस्टम बैरियर से वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट क्या होता है, फ्लो ऑफ बिजनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, ऊपर है ना पूरी स्टोरी लिखी है, वो अपने नहीं पढ़ते, अपने मेन पॉइंट ही पढ़ते। मेन पॉइंट भी लिखोगे ना तो 5 में से 4 4.5 मार्क्स तो मिनिमम आ जाएगी। व्हाट आर द रीजन, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज टू नीड टू ग्रो। ठीक है, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन क्या है, नीड टू ग्रो। सेकंड, rapid shrinking of a time and distance across the global because of faster communication speed, yeah, transportation, growing a financial flow of fund and rapid technology change। Okay, पांचवा, it's being realized that the domestic market are not longer adequate। उसके बाद नीड फॉर अ रिलायबल और चीपर सोर्सेस, नीड फॉर अ रिलायबल और चीपर सोर्सेस ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर। ठीक है, उसके बाद सेटअप अ ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस अ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, cheaper to produce near the market to reduce the time and cost involved in the transportation। उसके बाद generate a higher sale and better cash flow। उसके बाद ये वाला पॉइंट छोड़ा था और ये वाला पॉइंट क्या था, लास्ट वाला पॉइंट, trade tariffs and custom barriers are getting lower and resulting increase of flow of business। 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट है। 7 में से आप 6 भी पॉइंट लिख दोगे ना तो आप 4 4.5 मार्क्स, 5 में से 5 मार्क्स भी आप ला सकते हो, पूरे के पूरे पॉइंट कॉपी पेस्ट लिख डालोगे तो। ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द सोशल कल्चर, डेमोग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजी फैक्टर दैट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेस आर नियरली लिमिटलेस। यहाँ पे सोशल भाई वहां के लोग कैसे, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का डेमोग्राफी कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, आपका वहां की गवर्नमेंट के क्या डिसीजन है आपके प्रोडक्ट के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए, वहां के लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, वहां के टेक्नोलॉजी फैक्टर्स क्या है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल जाओगे ये सब पूरा फेस करना पड़ेगा। द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फैक्टर इंक्रीज मेन manifold as the number of product produce and geographic area serve increase। जैसे जैसे आप अपनी सर्विस वहां पे जियोग्राफिक एरिया और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चालू करोगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर आपके पास आते रहेंगे।
असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इंटरनेशनल। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट असेस करो, एनालाइज करो। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट सिंस इट अलाउड्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कवर अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल मार्केट एंड इवैल्यूएट फिजिबिलिटी कैपेबिलिटी ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। भाई ये सब करोगे तो आपको ग्लोबल मार्केट में क्या आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। असेस ऑफ देयर, अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हम असेसमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी डन 3 लेवल, मल्टीनेशनल करो, रीजनल लेवल पे करो और कंट्री लेवल पे आके करो। मल्टीनेशनल बड़ा, उससे छोटा रीजनल और उससे छोटा कंट्री लेवल, ठीक है। मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड मॉनिटरिंग अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ अ ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे आप हर कंट्री का है ना एनवायरनमेंट एनालिसिस करोगे, उसको मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट कंसर्निंग इकोनॉमी अदर मैक्रो एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंट, आप ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इकोनॉमी का, अदर मैक्रो एलिमेंट, वो सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट हैव अ फ्री और इंटर ट्रेडेंसी इन द इकोनॉमी दैट नीड टू बी केयरफुली कंसिडर। गवर्नमेंट यहाँ पे फ्री हो सकती है या इंटरवेंटिव टेंडेंसी हो सकती है भाई इकोनॉमी के लिए। दिस कैरेक्टर आर द इवेल्यूएट बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इम्पैक्ट। यहाँ से हम प्रेजेंट या एक्सपेक्टेड फ्यूचर इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा वो हम जान सकते हैं। रीजनल, मल्टीनेशनल मतलब कि पूरे के पूरे जितने भी आपकी कंट्री है उसके हिसाब से सोचो। अब रीजनल, एक रीजन के हिसाब से सोचो, जैसे कि एशिया एक रीजन है तो एक रीजन के हिसाब से सोचो। इज अ मोर इन डेप्थ इवोल्यूशन ऑफ अ क्रिटिकल फैक्टर इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। अब रीजनल, एशिया की मैं बात करता हूँ तो एशिया की सारी, जैसे इंडिया का नेचर है, इंडिया का जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ही सिमिलर चाइना का होगा, पाकिस्तान का होगा, आजू बाजू की जितनी भी कंट्री है एशिया के अंदर ऑलमोस्ट उनका है ना एनवायरनमेंट सेम होगा। तो जब आप 10-15 कंट्री का एनवायरमेंट एनालिसिस करोगे और जब आप सिर्फ एशिया का एनालिसिस करोगे तो वो इन डेप्थ होगा, इवोल्यूशन क्रिटिकल फैक्टर होगा, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होगा। सिर्फ हम एशिया की ही चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे। डिस्कवरिंग अ मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड्स सर्विस एंड इनोवेशन इन द चूजन लोकेशन। हम वहां पे जो लोकेशन हम चूज करेंगे उसके हिसाब से हम अपॉर्चुनिटी करेंगे गुड सर्विस और इनोवेशन की। नेक्स्ट, कंट्री एनवायरमेंट एनालिसिस। अब सिर्फ मैं इंडिया का एनालिसिस करता हूँ। डीपर लुक एट द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट फैक्टर, ये सबसे डीपर लुक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चर डिमेंशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्लानिंग टू बी सक्सेस। इकोनॉमी, लीगल, पॉलिटिकल और कल्चर डिमेंशन का आपको स्टडी करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। एनालिसिस मस्ट बी कस्टमाइज फॉर ईच ऑफ द कंट्री टू डेवलप इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब 2.4 की तरफ बढ़ते हैं हम। 2.4, 2.4, 2.5, 2.5 बहुत लंबा जाएगा, 2.6, 2.7 सबसे लास्ट होगा, ठीक है। नो, ट्राई करेंगे कि हम 2.4 को पूरा का पूरा कंप्लीट आज कर डालें तो आपका अराउंड 1.5 आवर्स का पूरा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 2.4 वाला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग अ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। भाई अंडरस्टैंड करो प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को। ओके, प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में हमने है ना पहले भी पढ़ा था। प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, चैप्टर 3 के अंदर है ना। ये रहा, प्रोडक्ट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। ये इंडस्ट्री वाला पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे एक ऊपर ऊपर से इन लोगों ने ओवरव्यू दिया है क्योंकि ये हम यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। ये इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से था, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, बिजनेस सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन बी इधर गुड और सर्विस। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, गुड हो सकता है, सर्विस हो सकता है। इट माइट बी फिजिकल गुड और सर्विस, ठीक है। फिजिकल गुड हो सकता है या फिर सर्विस हो सकता है। एंड एक्सपीरियंस, सर्विस में आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे कि सीए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है किसी के साथ। सीए किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या अपने नॉलेज के बेसिस पे है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ऑडिट करता है अपने पास्ट या एक्सपीरियंस के बेसिस पे या बुकिश नॉलेज जो उसके पास होता है उसके बेसिस पे। बिजनेस प्रोडक्ट हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेसेस, रेयर पूछ सकता है। तो लिखो प्रोडक्ट इधर अ टेंजिबल और इंटेंजिबल। प्रोडक्ट इधर अ टेंजिबल और इंटेंजिबल। प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। प्रोडक्ट हैज अ सर्टेन फीचर टू दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन।
ओके, देन प्रोडक्ट पाइवेटेबल फॉर बिजनेस। पाइवोटल क्या होता है? पाइवोटल का मतलब है इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट पाइवोटेबल फॉर बिजनेस मतलब कि प्रोडक्ट बिजनेस पूरा का पूरा प्रोडक्ट के ऊपर ही टिका है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होती है, ठीक है। प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट या तो टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा, ठीक है। टेंजिबल होगा मतलब कि तुम छू सकते हो, जैसे कि बुक, पेन, टेबल, मोबाइल, हैंडसेट, ठीक है। देखो ये लिखा, टेंजिबल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड, सीन एंड फिजिकली फेल्ट। टेंजिबल का मीनिंग क्या है? हम हैंडल कर पाएंगे, सीन कर पाएंगे और फिजिकली फेल्ट कर पाएंगे। सच एज अ कार, बुक, पेन, टेबल, मोबाइल, हैंडसेट एंड सो ऑन। अल्टरनेटिवली अ इंटेंजिबल प्रोडक्ट इज नॉट अ फिजिकल गुड, सच एज अ टेलीकॉम सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर सर्विस। इसको आप सीन भी नहीं कर पाते हो या फिजिकली फेल्ट भी नहीं कर पाते हो और इसको हैंडल भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो ये हो गया प्रोडक्ट इधर टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो प्रोडक्ट उठाने का, पूछने का, भाई प्रोडक्ट तो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। सेकंड, प्रोडक्ट को उठाया, भाई प्रोडक्ट तेरे लिए तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट हैज अ प्राइस। तो बिजनेस डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड चार्ज अ प्राइस फॉर देम। बिजनेस अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करता है और उसके हिसाब से चार्ज करता है। एंड सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम और सर्विस। सप्लाई और डिमांड इन्फ्लुएंस करता है मार्केट प्राइस को, ठीक है। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी प्रोवाइड इक्वल क्वांटिटी डिजायर्ड। मार्केट प्राइस वो चीज है जहां पे हम वो क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं जो क्वांटिटी मार्केट में डिजायर है। प्राइस दैट मे बी पेड इज द डिटरमाइंड बाय द मार्केट, क्वालिटी, मार्केटिंग, टारगेट ग्रुप, ठीक है। इन सब के ऊपर भी प्राइस डिपेंड रखता है। प्रेजेंट competitive world prices often gives by a market and business have a work on a cost to maintain a profitability। अभी क्या होता है कि किसी भी चीज का है ना, अगर प्राइस है ना, वो है ना मार्केट हमें देता है, हम सिर्फ यहाँ पे किस पे काम कर सकते हैं? हम यहाँ पे है ना हमारी कोस्ट को मेंटेन करने में काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट उठाया, टेंजिबल है भाई टू इंटेंजिबल है। प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं तो मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ा है, प्राइस। प्रोडक्ट मैं किसके लिए खरीद रहा हूं? तो कंजम्पशन के लिए खरीद रहा हूं। कंजम्पशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्ट हैव अ सर्टेन फीचर दैट दैट डिलीवर अ सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्ट फीचर इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई अ कंज्यूमर नीड। मैं कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगा? कि मेरी कुछ सेटिस्फेक्शन, मुझे कुछ नीड होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। फीचर डिटरमाइन प्रोडक्ट प्राइसिंग, बिजनेस अल्टर फीचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी हम फीचर दे रहे हैं ना, उससे भी प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ वैल्यू सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर फ्रॉम हु दे आर मेंट, ठीक है। फीचर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन। फीचर में क्या आता है? फंक्शन, डिजाइन, क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। कस्टमर्स क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स परचेस टू द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट फीचर। प्रोडक्ट जब कोई बंदा खरीद रहा है, कोई कस्टमर उसको परचेस कर रहा है, उसका यूजफुल लाइफ खत्म होने तक उसको यूज कर रहा है, उसके कम्युनिटिव जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्ट फीचर के लिए। मतलब कि जब एक बार वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तब वो डिसीजन ले पाएगा कि हमें सेकंड टाइम चूज करना कि नहीं चूज करना। प्रोडक्ट इज अ पाइवेटेबल फॉर बिजनेस, मतलब कि प्रोडक्ट वो इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो प्रोडक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द बिजनेस, वो सेंटर ऑफ द बिजनेस होता है। एंड जो भी चीज, जो भी स्ट्रेटेजी आपकी रिवॉल्व होती है ना, अराउंड द प्रोडक्ट होती है, अराउंड विच ऑल द स्ट्रेटेजी एक्टिविटी रिवॉल्व। Product enable a production, quality, sales, marketing, logistics, other business process. Product is a driving force behind the business activity. Product की ही वजह से business चलता है भाई। business किसी के पर्सन की वजह से, अगर प्रोडक्ट किसी का नहीं बिका है बट बिजनेस में आपका जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है बट आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। प्रोडक्ट सेल किए बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ द बिजनेस। प्रोडक्ट जो है वो सेंटर ऑफ द बिजनेस है, जिसके अंदर सारी की सारी स्ट्रेटेजी रिवॉल्व होती है। प्रोडक्ट इनेबल अ प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स। देखो एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, उससे प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट आता है, सेल्स आता है, मार्केटिंग आता है, लॉजिस्टिक आता है और अदर बिजनेस प्रोसेस भी आ जाता है। प्रोडक्ट इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द business activity. Product has a useful life. Every product has a usable life after which it must be replaced, as well as life cycle after which is to be reinvested or may cease to exist. आपका रिचार्ज, आप जो रिचार्ज करते हो वो 28 डेज या 30 डेज के लिए होता है। तो एवरी प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। वो सर्विस है, उसकी भी एक यूजफुल लाइफ है कि आप 30 डेज तक ही आप उसका इंजॉयमेंट ले सकते हो। 1.5 GB 2 GB नेट का, अनलिमिटेड कॉलिंग का, 100 मैसेज पर डे का, ठीक है। जैसे ही उसका लाइफ साइकिल खत्म होता है, उसको या तो फिर रिप्लेस करना पड़ता है या री इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम जो कर रहे हैं मोबाइल में वो री इन्वेस्ट है।
कोई फ्रिज आप 10 साल से यूज कर रहे हो, अब 10 साल हो चुके हैं, उसका लाइफ खत्म हो चुका है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट फिक्स्ड लाइन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हैव द लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल फोन्स। आज के टाइम पे आप देखो, ये जो पहले एक टाइम पे है ना, आज से 15 साल पहले, 15-20 साल पहले है ना, टेलीफोन यूज होता था हर घर में, हर घर में। आज से 25-30 साल पहले पीसीओ होता था, बाद में उसको थोड़ा सस्ता किया तो हर घर में जाने, हर घर, कुछ घर में जाने लगा, फिर हर घर में जाने लगा, और अब हर घर में मोबाइल फोन आने लगे। तो हर एक चीज को यूज करने की एक यूजफुल लाइफ होती है। इसके कॉन्सेप्ट पे बनता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसी के कॉन्सेप्ट पे बनता है। 2.4 हम कंप्लीट कर डाले, वैल्यू चेन एनालिसिस है 2.4 के अंदर। भाई साहब चलेगा, लंबा लेक्चर चलेगा, चलेगा 1.5 घंटा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, पीएलसी आपको खुद रीड कर लेना चाहिए, वन टाइम चीज है, ठीक है। मैं फटाफट बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, फटाफट यहाँ पे है ना चीजें कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी चूज दैट द पीएलसी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज ए यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर अ गाइडिंग अ स्ट्रेटेजी चॉइस। ये गाइड क्या करता है, स्ट्रेटेजी चॉइस को गाइड करता है। पीएलसी इज एन एसेप्ट कोड which exhibits the relationship of a sale with the respect of a time for a product that pass through the 4 successive stages of a introduction, growth, maturity and decline। क्या बोल रहा है फटाफट मैं बता देता हूँ। पीएलसी एक ऐसा कर्व है जिसका रिलेशनशिप है सेल के साथ, और सेल का जिसका रिलेशनशिप है सेल विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, और ये टाइम को 4 स्टेजेस से पास होता है। कौन से, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। देन इतना करो बहुत है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज कौन सा था, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है, स्लो सेल्स ग्रोथ होता है भाई। इंट्रोडक्शन, नया नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो सेल ग्रोथ स्लो होगा। इन विच कंपटीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन होगा नहीं। प्राइस हाई होगा, ठीक है, नया प्रोडक्ट है तो प्राइस हाई होगा। मार्केट थोड़ा लिमिटेड होगा, बहुत कम लोग आपके प्रोडक्ट परचेस कर रहे होंगे। ग्रोथ इन द सेल एट द लोअर रेट बिकॉज द लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। आप अभी एडवर्टाइजमेंट करना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, तो सेल का रेट, सेल जो होगा ना, सेल का जो ग्रोथ होगा ना, वो लोअर रेट पे होगा, क्योंकि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जानकारी नहीं। सेकेंड फेज क्या आएगा, सेकेंड फेज आपका आएगा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, रैपिड मार्केट एक्सपेंडेशन। आपने बहुत ज्यादा ही है ना मार्केटिंग किया है, जिससे है ना मार्केट में आपका एक्सपेक्टेशन आ रहा है। इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड एक्सपेंड रैपिडली, डिमांड आपकी बढ़ेगी। प्राइस डाउन हो जाएंगे। प्राइस क्यों डाउन हो जाएंगे, डिमांड जब आपकी बढ़ेगी तब आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। कॉस्ट पर यूनिट कम होगा तो आप क्या करोगे, आप अपने प्राइस को थोड़ा नीचे करोगे। कंपटीशन आएगा धीरे धीरे। अब देखो रिकॉग्नाइज होना चालू, ग्रोथ है इसलिए रिकॉग्नाइज करेंगे कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होगा। एंड मार्केट एक्सपेंड, मार्केट भी आपका एक्सपेंड होगा। कस्टमर हैज अ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेसिंग। उसमें कस्टमर के पास अवेयरनेस नहीं था, अब आपने रैपिड यहाँ पे मार्केटिंग किया, जिसकी वजह से कस्टमर को नॉलेज होगा किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और वो इंटरेस्ट लेगा इसको खरीदने के बारे में। थर्ड फेज पीएलसी का क्या है, मैच्योरिटी स्टेज। तो ये मैच्योरिटी स्टेज जब आ जाता है ना, तब क्या होता है पता है, स्लो डाउन द ग्रोथ रेट। आपका ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे आपका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। कॉम्पिटिशन गेट टफ्स, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में थोड़ा बहुत कंपटीशन आया था, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज में बहुत सारा कंपटीशन होगा। कंपटीशन गेट टफ, मार्केट गेट स्टेबलाइज, पूरा मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में सबको पता चल चुका है, कस्टमर इतने ही बाय करेंगे। प्रॉफिट कम्स डाउन बिकॉज स्टिफ कंपटीशन, कंपटीशन के लिए लड़ने के लिए आपको है ना आपका प्रॉफिट डाउन करना पड़ेगा। एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन हैव वर्क मेंटेनिंग अ स्टेबिलिटी। इस स्टेज पे उनको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए। इन फोर्थ स्टेज बीएलसी इज अ डिक्लाइन विद द शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स। देखो मैंने ये नहीं बताया ना, इंट्रोडक्शन का स्टेज है, फिर ग्रोथ का स्टेज है, फिर मैच्योरिटी का स्टेज है, और फिर डिक्लाइन का स्टेज है, तो ये सीधा नीचे गिरेगा। शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन द सेल, सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल डाउन। सेल्स और प्रॉफिट दोनों फॉल डाउन हो गए शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। So combination of strategy can be implemented to stay the market either by diversification and retracement। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेसमेंट का यूज करके आपको मार्केट में बना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएलसी में अगर इंट्रोडक्शन की स्टेज पे बात करें तो बहुत सारी कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज पे होती है, बहुत सारी कंपनी ग्रोथ स्टेज पे होती है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ऐसे एस वर्ड जो है यहाँ पे जाता रहता है। एक बार पीएलसी खुद पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका। हमारा मेन टॉपिक आपका रहेगा वैल्यू। पीएलसी पूछ सकते हो May 26 में, काफी टाइम से कॉन्सेप्ट May 25 में शायद, या May 25 Jan 25
May 25 में इस कॉन्सेप्ट को है ना यूज किया था, ठीक है। तो या May 25 या Jan 25 में तो यूज कर सकते हैं। 2 to 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा है तो पीएलसी ध्यान से करके जाना। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आज का, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत कम चीजें करने वाले हैं, सारी चीजें नहीं करने वाले, ठीक है। तो क्या है, बाद में 2.5 एक लेक्चर ले ले, 2.5 हमारा एक पूरा लेक्चर लेगा 1.5 घंटे का, ये 1.5 घंटे का एक पूरा लेक्चर लेगा 2.5 हमारा। एट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस कर्व, सब आ जाएगा हमारा। वैल्यू क्रिएशन भी इसी में ही है। 2 घंटे जैसा ये वाला पोर्शन हमारा लेगा। उसके बाद मार्केट एंड कस्टमर आप खुद कर लेना। मैं मार्केट और कस्टमर में है ना सेल्फ लिख दूंगा। सिर्फ आपको मैं ये वाला पोर्शन कराऊंगा, कस्टमर बिहेवियर वाला, ये वाला पोर्शन ही मैं करवाऊंगा। उसके ऊपर का है ना खुद देख लेना। आई थिंक कस्टमर बिहेवियर इज ए इंपॉर्टेंट। और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है ना, ये Jan 26 में पूछ लिया है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार है ना मैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में है ना नजर मरवा दूंगा अभी के अभी, अगर टाइम मिला तो। बट सबसे पहले हमारा काम क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस करना, मतलब कि हमें इसके बाद पॉटर की जो 5 फोर्स मॉडल है ना वही करना है। बहुत कुछ लिखा है, मैं है ना डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू चेन एनालिसिस का मीनिंग क्या है ना वो बताते हैं अपने। method of examining each activity in value chain of a business in order to identify area for improvement। हम हमारा है ना वैल्यू चेन जो होता है ना वो हर जगह होता है, ठीक है। वैल्यू चेन का मतलब ये हमारा वैल्यू चेन है। क्या है वैल्यू चेन, चैनल सबसे समझते हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी जिसके ऊपर पूरा बिजनेस टिका हुआ है, और एक होती है सपोर्टिव एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी के बीच में इंटरलिंक होता है इन दोनों का। अब क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होगी, तो प्राइमरी एक्टिविटी हमेशा प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी। अब प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद जब फिनिश गुड्स बन जाता है उसको बाहर देना पड़ता है तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है। उसके बाद उसको सेल करना पड़ता है तो मार्केटिंग एंड सेल्स का यूज करते हैं। एंड लास्ट में आफ्टर सेल सर्विस। तो दिस वन इज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी याद रखना है तो ऐसे लिखो, PA प्राइमरी एक्टिविटी। इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, उसके बीच में क्या हो रहा है, उसके बीच में इन सब की चीजों के ऊपर हो रहा है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन होने के बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन होने के बाद फिनिश गुड्स बनना है तो उसको मुझे सेल करना पड़ता है तो मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स करने के बाद मुझे कुछ सर्विसेज देने पड़ती है, आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज। अब सपोर्टिव एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज को सपोर्ट कैसे मिलता है, तो इसको अलग तरीके से समझो। यहां पे हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थी, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। अब प्राइमरी एक्टिविटी करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बट यहां ऑपरेशन करने के लिए क्या कौन चाहिए मुझे, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी लेके आ गया, बट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी। तो मुझे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चाहिए। और यहाँ पे जब फिनिश गुड्स बन जाएंगे या रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा ही ले आऊंगा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो प्रोक्योरमेंट। तो ऐसे पूरे का पूरा याद रखना पड़ेगा। ये मार्जिन है सारी के सारी के भाई, ये सब करने के बाद जो भी बचेगा हमारे पास वो मार्जिन रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कौन आते हैं, नंबर 1 इनबाउंड, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड आउटबाउंड, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल और सर्विसेज। सपोर्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, प्राइमरी एक्टिविटी करने के लिए ये सपोर्टिंग एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं सबसे पहला फॉर्म को इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो जिसके अंदर हम सारी प्राइमरी एक्टिविटी कर ले। ऑपरेशन करने के लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ओके। ऑपरेशन करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, और रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को संभालने के लिए मुझे प्रोक्योरमेंट चाहिए। डन, ठीक है। देखो ये है ना बहुत 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 कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ते रहना। मुझे सिर्फ है ना एक एक चीज बतानी है, हाँ। ये वाला नहीं है, वो कोई और कॉन्सेप्ट होगा। बट 2 basic steps of identifying separate activities and assessing the value added from each one linked to an analysis or organization competitive advantage। नहीं छोड़ो, जाने दो ये वाली लाइन को।
ठीक है, नहीं कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। आप ये करो वैल्यू चेन एनालिसिस से, एंड बाद में ये वाला पूरा पोर्शन कर डालो। ये पहले प्राइमरी एक्टिविटीज है, बाद में यहाँ पे सपोर्टिव एक्टिविटीज है, देन उसके बाद बस खत्म हो गया। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक, तो उसके बारे में क्या लिखा है, देयर आर एक्टिविटी concern with the receiving, sorting and distributing the input to the product and service। क्या करना है, कंसर्न यहाँ पे क्या है, इनबाउंड के अंदर रिसीव करना, शॉर्टिंग करना और डिस्प्यूट करना इनपुट्स को और प्रोडक्ट और सर्विस को। इसमें इंक्लूड क्या होगा, आपका मटेरियल है, हैंडलिंग है, स्टॉक को कंट्रोल करो, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ये सब कुछ आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर आ जाता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल को लाना, मतलब कि रिसीव करना, शॉर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्म दिस इनपुट्स इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ना, उस रॉ मटेरियल को हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर। उसके लिए क्या लगेगा, मशीन लगेगा, पैकेजिंग लगेगा, असेंबली लगेगा, टेस्टिंग लगेगा, कन्वर्ट और रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। देखो कोई हार्ड वर्ड नहीं है यहाँ पे। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, कलेक्ट करना। वहां पे देखो इनबाउंड के अंदर रिसीव करना था क्योंकि हम रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, आउटबाउंड के अंदर हमें फिनिश उसको कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिसीविंग और डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरिंग था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्डिंग, कलेक्ट करो, स्टोरिंग करो और डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कि रिसीव की जगह कलेक्ट और रिसीव की जगह कलेक्ट और क्या था वो वर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन ही है, सॉरी, मतलब कि रिसीव की जगह कलेक्ट हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फॉर द टेंजिबल प्रोडक्ट this would be warehousing, material handling, transport, etc. In this case of service, it may be more concerned with the arrangement for bringing a customer to the service. It is a fixed location. एक fixed location पे ये outbound logistic का काम होता रहता है, ठीक है। बड़े बड़े वेयर हाउस देखते हो, वहां से माल आता जाता रहता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का काम। मार्केटिंग एंड सेल्स, यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर यूजर आर मेड अवेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मार्केटिंग से क्या हम अवेयर कर पाते हैं, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और सर्विस है मार्केट में, एंड देर आर एबल टू परचेस। सेल्स से क्या आप कर पाएंगे, वो लोग एबल कर पाएंगे परचेस को। दैट वुड इंक्लूड सेल्स एडमिन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड सो ऑन। इसके अंदर आपका सेल एडमिन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग ये सब आएगा। पब्लिक सर्विस, कम्युनिकेशन नेटवर्क विच हेल्प द यूजर एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विस आर द ऑफ्टन इंपॉर्टेंट। ये सब भी इंपॉर्टेंट चीजें। सर्विसेज, those activity which enhance and maintain the value of product and service such as installation, repair, training and spares after sale service। तो ठीक है, 5 बटा। उसके बाद सपोर्ट एक्टिविटी के बारे में पढ़ लो। सपोर्ट एक्टिविटी के बारे में पढ़ लो। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, या इसी हिसाब से जाते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखा इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेज इनपुट टू द प्राइमरी एक्टिविटीज As such, it is occur in many parts of the organization। ऐसे रिसोर्सेस आपको एक्वायर करने हैं, एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेस इनपुट्स टू द प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर पाए, ऐसे ऐसे आपको रिसोर्सेस आपको खरीदने हैं, आपको एक्वायर करने हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऑल वैल्यूज एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी। हर वैल्यू की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। इवन इफ इट इज ए सिंपल नो हाउ, अगर नो हाउ भी होगा ना तो वो किसी टेक्नोलॉजी के कंसर्न ही होगा। की टेक्नोलॉजी में भी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट। की टेक्नोलॉजी होती है और डायरेक्ट होती है, कंसर्न होती है प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि R&D, प्रोडक्ट डिजाइन, और विद प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस डेवलपमेंट और पर्टिकुलर रिसोर्सेज, जैसे कि रॉ मटेरियल को इंप्रूव कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया विच ट्रांसक्रेट ऑल प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ पे सारी प्राइमरी एक्टिविटी को ट्रांसक्रेट किया जाता है। इट इज अ कंसर्न विद दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिक्रूट, मैनेज, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवार्डिंग अ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट करो, अच्छा मैनेज करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको डेवलप करो और इनको रिवार्ड करो। क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट एरिया है विच ट्रांसकेट ऑल प्राइमरी एक्टिविटी। सारी प्राइमरी एक्टिविटी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगी एट द एंड। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लानिंग करना, फाइनेंस करना, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्रूशियली इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन इट्स प्राइमरी एक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स
एंड रूटीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच सस्टेन इट्स कल्चर, जो हमारा कल्चर है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सस्टेन होके रहता है। ओके, इसी के साथ हमारे पूरा का पूरा खत्म हो गया। आपको है ना कल सुबह तक में ये लेक्चर अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि रात के 11:30 बजे है, तो कल सुबह तक में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे, अगर देखते हैं कल अगर जल्दी उठ गए तो अपने ऑडिट के बारे में ले लेंगे या फिर एसएम के बारे में ले लेंगे। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन समझा दूं। 2.5 है ना 2 घंटा लेगा, 2.6 है ना फट 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 एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो कस्टमर बिहेवियर के साथ वो वाला पूरा पोर्शन समझा दूंगा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।